नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटिक्स सीरीज चल रही है इंग्लिश वाली पीडीएफ के साथ। और यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे आपको डिजायर आईएएस पे ही हिंदी मीडियम वाले की पीडीएफ के साथ भी एम लक्ष्मीकांत पढ़ाई जा रही है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और देखिए, आपको डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे और भी काफ़ी ढेर सारे वीडियोज मिलेंगे, जिससे कि आप जो है अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम फंडामेंटल राइट को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने जो है आर्टिकल 19 तक अच्छे से डिस्कशन कर दिया था। तो आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और हाँ, मैं यही कहूँगा कि आप जो है जो अगर आप मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप उसको शुरू से देखिए और 2x पे लगा के देखिए, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी बना रहे, क्योंकि देखिए हर चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड ही रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लेक्चर क्या करें, शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो आर्टिकल 20 है, इसमें हमको क्या गारंटी मिलती है? हमको जो है कोई भी जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, या मतलब जो भी हमारे सिटीजन है या फिर हमारे फॉरेनर हो हमारे यहाँ, ठीक है, या कोई लीगल पर्सन हो, जैसे कोई कंपनी हो या कोई कॉरपोरेशन हो, उसको जो है हम अपने मनमानी से या फिर बहुत ही, जैसे उसने कोई अगर ऑफेंस कर दिया, तो उसको हम जितना लॉ में दिया गया है पनिशमेंट, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते, या फिर अपनी मनमानी से कोई लॉ बना के उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते फ्रेंड्स। तो देखिए, इसके अंदर 3 प्रोविजंस हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला है नो एक्स फैक्टो लॉ। मतलब अभी जो एक्स फैक्टो लॉ है, मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आप खाली समझते जाइए अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को हम ये नहीं मानेंगे कि उसने ऑफेंस कर दिया। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है कि जिस समय वो उस एक्ट को कर रहा है, उस काम को कर रहा है, अगर उस समय उस चीज़ के खिलाफ कोई लॉ नहीं बना है, तो वो जो है ऑफेंस के अंदर में नहीं आएगा और हम उसको जो है सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि जो पेनल्टी जो हम जो लगाएंगे, वो पेनल्टी जितना प्रिस्क्राइब किया गया है लॉ में, जितना कानून में दिया गया है कि आपको इतनी ही पेनल्टी लगानी है, जैसे अगर उसमें लिखा हुआ है कानून की 500 रुपये पेनल्टी लगानी है आपको, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 500 रुपये से ज़्यादा पेनल्टी लगाएं। ठीक है। और हाँ, ये जो एक्स फैक्टो वाला शब्द है, इसको मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। और देखिए, यहाँ पे जो अगला जो पॉइंट भी है, वो क्या कहता है, नो डबल जेपर्डी। मतलब एक ही क्राइम के लिए किसी पर्सन को हम 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट उसको नहीं देंगे। जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है नो सेल्फ क्रिमिनलाइजेशन। मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, कोई ऑफेंस किया, ठीक, तो ऐसा नहीं कर सकता वो कि खुद ही जाके जो है अपने खिलाफ कोर्ट में जाके गवाही देने लगे कि हाँ मैंने ही जो है ये ऑफेंस किया है, तो उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। अब आप देखिए, ये जो एक्स फैक्टो वाला जो वर्ड है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो भी पेनल्टी होगी, जो भी हम उसको जो है ऑफेंस के लिए जो भी सजा देंगे, वो जो है क्या है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब कि जो एक्स फैक्टो शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप जो लॉ जो बना रहे हैं ना, वो आप समय से पीछे जाके, जैसे अभी हमारे 2019 चल रहा है, ठीक है, हमने कोई गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और उसने ये कहा कि ये जो लॉ है ये जो भी 2017 से ही फॉलो किया जाएगा, समय से पीछे जाके फॉलो होगा। जैसे कि आपको पता होगा, जब रिजर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें क्या किया गया था कि जो प्रमोशन के लिए, जो एस टी एस सी के लिए जो प्रमोशन के लिए जो प्रोविजन जो बनाया गया था, वो तो बनाया गया 2002 में, लेकिन उसको हमने रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो किया 1995 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही कह रहा है कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो के प्रोविजन को हम यहाँ लागू नहीं करेंगे, ये क्या है, प्रोहिबिट, इसको जो है खत्म किया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक्स फैक्टो वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, आप समय से पीछे जाके किसी को सजा नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में आप लिख रहे हैं, ठीक है, और लिखना गुनाह नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, मतलब कोई ऑफेंस नहीं है, और गवर्नमेंट क्या करे कि कल को जो है कोई लॉ बना दे और वो कहे कि 2015 से लेके इस लॉ को मैं अप्लाई करता हूँ कि कोई भी इंसान अगर लिख रहा है तो वो जो है गुनाह है, या कोई इंसान वीडियो बना रहा है तो गुनाह है। लेकिन ये तो लॉ जो है, लॉ तो अभी जो फ्यूचर में बन रहा है ना, मतलब आज के डेट में बन रहा है, आप पीछे जाके कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो किसी पर्सन को पता नहीं था कि ये काम करना ऑफेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो है ये वाला प्रोविजन आता है। अच्छा, एक और बात आप याद रखिएगा, ये जो लिमिटेशन है ना एक्सपेक्ट वाला, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है, जो भी क्रिमिनल लॉ बनेंगे उसी पे। जैसे कोई सिविल लॉ है या फिर कोई टैक्स वाला लॉ है, तो उस पर ये एक्सपेक्ट वाला प्रोविजन चल सकता है, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल लॉ है तो इस पर एक्सपेक्टो आप रेट्रोस्पेक्टिवली जाके, मतलब समय से पीछे जाके उसको लागू नहीं कर सकते हैं।
अच्छा, एक और बात आप यहाँ पे याद रखिए, जो ये जो प्रोविजन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन या सेंटेंस, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट में, जैसे अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो उसके खिलाफ, या आप उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये हमको किससे बचाता है? हमको खाली कन्विक्शन या सेंटेंस से ही बचाता है। अगर आपका कोई ट्रायल चल रहा है तो उसमें तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। अच्छा, आगे मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन या आप सिक्योरिटी मांग रहे हैं किसी पर्सन से, तो आप जो हैं फ्रेंड्स, आप जो है इस तो उस पे जो है ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, द प्रोटेक्शन इम्यूनिटी अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ, कब कब नहीं होगा? प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, चलिए आगे बात करूं, ये जो प्रोटेक्शन, ये जो डबल जेपर्डी वाला है ना, कि मैं खुद से ही मतलब मुझे किसी ऑफेंस के लिए दो बार हमको जो है एक से ज़्यादा बार सजा मिले, तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ कब होगा? वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की जब प्रोसीडिंग होगी, या कोई जुडिशियल ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, ये भी आप अभी के लिए इतना जानिए कि ये भी एक तरीके का कोर्ट ही है, तो उसी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, या कोई सीबीआई हो गई, अगर वो आपसे आके पूछताछ करना चाहती है तो उसके लिए रोक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? जैसे कि आपने कोई गुनाह कर दिया, ठीक है, आपने उसके लिए सजा आप पा गए, अगर लेकिन अब पुलिस चाहती कि आपसे कुछ और पूछताछ करे जिससे कि उसको इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके, तो वो कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए है? बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ या फिर कोई जुडिशियल ट्रिब्यूनल है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे मैं बात करूँ, ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला जो लॉ है, कि मतलब कि आप खुद से ही जाके अपने खिलाफ ही कोर्ट में गवाह नहीं दे सकते हैं। देखिए, वाला जो प्रोविजन था, सबसे पहले आप जान लीजिए किस लिए था। मान लीजिए कि ऐसा करने के लिए कोई अगर आपके ऊपर दबाव डाले कि जो है आप जाके गुनाह कबूल कर लीजिए, नहीं तो मैं आपके परिवार को जो है जान से मार दूंगा, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जो विटनेस है आप ही के खिलाफ नहीं मानी जाएगी। ठीक, तो देखिए अब आप यहाँ समझिएगा, ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला जो प्रोविजन है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ किससे प्रोटेक्ट करता है? जो भी हमारे ओरल एविडेंस है, ठीक है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मतलब ओरल मतलब ये हो गया कि जो है मैं खुद ही जाके कोर्ट में अपने ही मुंह से गवाही दे दूं कि हाँ मैंने ये काम किया है, मैंने ये ऑफेंस किया है, ये गुनाह किया है, या मैं क्या करूं, मैं किसी डॉक्यूमेंट पे लिख दूं, या फिर मैं कोई वीडियो बना दूं अपने ही खिलाफ, तो वो जो है वो कोर्ट में नहीं माना जाएगा। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कोई कहीं पे कोई ऑफेंस हुआ, वहां पे जो है आपका कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, या फिर आपका कोई थंब इम्प्रेशन, आपके अंगूठे का निशान मिल जाए, आपका सिग्नेचर मिल जाए, आपके खून का निशान मिल जाए, ठीक है, तो वो माना जाएगा कोर्ट में, वो तो सबूत हो गया। लेकिन अगर आपकी गवाही जो है नहीं मानी जाएगी सिर्फ। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात क्लियर है। एक और बात, ये भी जो प्रोविजन है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? खाली क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए ही है, सिविल प्रोसीडिंग के लिए ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। जो हमारा जो अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21। वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये देखिए, ये जो हमारा जो लॉ है ये किसके लिए है? ये जो भी हमारे सिटीजन है और जो भी हमारे नॉन सिटीजन, मतलब कि जो फॉरेनर है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो देखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। देखिए, हमको यहाँ पे किससे चलना, हम जो भी प्रोसीजर हैं लॉ में बनाए गए हैं, ठीक है, उस हिसाब से हमको पर्सनल लिबर्टी मिलेगी और हमारे लाइफ में हमको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, जो भी प्रोसीजर लॉ के द्वारा बनाए गए, ये वाला सब फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी इसी के ऊपर अभी पूरी कहानी चलेगी इस वाले प्रोविजन में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, गोपालन केस होता है 1950 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका काफी नैरो इंटरप्रिटेशन दे दिया आर्टिकल 21 का। उसने ये कहा कि जो आर्टिकल 21 है वो किस पे रोक लगाता है? वो सिर्फ और सिर्फ जो है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है ना, उसी पे सिर्फ और सिर्फ रोक लगाता है। ठीक है, जो भी लेजिस्लेटिव एक्शन, मतलब कोई लॉ बनाने वाले जो हैं, उन पे रोक नहीं लगाता। वो चाहे तो वो लॉ बना के हमारे जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीन सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव, मतलब क्योंकि जो यहाँ पे प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ वाला जो शब्द है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारा जो प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड वाला लॉ वाला जो शब्द है, उसमें उसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम कोई ऐसा प्रोसीजर बना दें जो कि लॉ के द्वारा स्टेब्लिश हो, तो तभी ये वाला जो हमारा आर्टिकल 21 है ये वैलिड होगा। तो देखिए, जो प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ वाला जो शब्द है, ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है,
ठीक फ्रेंड्स। और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये क्या, ये काफ़ी ज़्यादा फेयर है। ठीक है, इसमें क्या है, जो लॉ है वो लॉ क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ये कहाँ का, ये अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो हमारा गोपालन केस आया 1950 का, इससे हमको ये बात पता चली कि मान लीजिए अगर लेजिस्लेटिव ने, जो लॉ बनाने वाले हैं, उन्होंने कोई भी लॉ बना दिया तो हम उनको चैलेंज, उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं किस बेसिस पे कि ये अनरीजनेबल है या अनफेयर है या अनजस्ट है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, पर्सनल लिबर्टी के शब्द को भी इन्होंने इंटरप्रेट करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने, कि यहाँ पे गोपालन केस के ही दौरान उन्होंने ये कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी ये क्या है, ओनली लिबर्टी, मतलब वही लिबर्टी है जो कि कोई भी इंडिविजुअल है उसके पर्सन या उसी के बॉडी से या उसी से ही व्यक्तिगत रूप से जो भी लिबर्टी रिलेटेड है उसी के लिए है पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, लेकिन देखिए होता क्या है कि फिर उसके बाद मेनका गांधी केस आता, मेनका केस आता है 1978 में। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को बदल दिया। ठीक है, जो उसने कब दिया था, गोपालन केस में, जो कि 1950 में हुआ था, जो उसने जो जजमेंट जो दिया था, जो भी उसने आर्टिकल 21 को जो इंटरप्रिटेशन किया था उसको ही उसने जो है बदल दिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसका काफी ज्यादा वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया। उसमें इसने ये कहा कि जो भी लॉ बनाएंगे आप, ठीक है, जो भी लॉ बनाएंगे पर्सनल लिबर्टी या प्रोटेक्शन के लिए, जो आर्टिकल 21 में जो दिया गया है वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपका मन करे वही बना दिए लॉ। और दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया, उस प्रोविजन को हमने अपना लिया है। ठीक है, जैसे ये वाला केस आता है वैसे ही हमने क्या किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपना लिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर कोई लॉ अगर हमारे लेजिस्लेटिव अगर बना देता है और अगर वो लॉ जो है खराब है, उससे जो है कोई अनफेयर है, अनजस्ट है, अनरीजनेबल है वो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसको जो है रद्द कर देगी उस प्रोविजन को। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको क्लियर है। बाकी देखिए आर्टिकल 21 को उसने और ज्यादा इलेबोरेट किया। उसने कहा कि जो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ, इसका मतलब यही सिर्फ ये नहीं है कि जो है हम जी रहे हैं, हमारे अंदर जान है, हमारे अंदर जान रहे, इस यही मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको अपनी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी को जीने में जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें, मतलब कि हमको ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। हमको जो भी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए जरूरी है वो सभी चीज़ों का अधिकार है। अभी ये जो आर्टिकल 21 है ना फ्रेंड्स, इससे कई ढेर सारे, सुप्रीम कोर्ट ने कई ढेर सारे प्रोविजन इसको इलेबोरेट करके बताए हैं। ठीक है, इट ऑल्सो रूल द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 ऑफ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। इसने क्या कि जो पर्सनल लिबर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 21 में, उसको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब इंटरप्रेट किया। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन दिया। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूं तो जो मेनिका केस से जो निकल के आया ना, तो हमारे आर्टिकल 21 के ही अंदर ना फ्रेंड्स कई ढेर सारे राइट आ गए। जैसे अभी मैं बात करूं, हाल की ही बात करता हूं, जो राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार जो हमको मिला है, जो राइट जो मिला है, वो भी हमारा क्या है, हमारे आर्टिकल 21 के ही अंदर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए आप क्या है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट वो भी क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। हमको जो है पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर मिलना चाहिए, या फिर कोई भी हजार्डस जो भी इंडस्ट्रीज हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है वो इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक आपको बताऊं, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो एनजीटी के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। तो चलिए, वो भी जो है, जो एनजीटी जो है वो भी इसी पे बेस्ड है। राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, राइट टू फ्री लीगल एड। ठीक है फ्रेंड्स, राइट टू स्पीडी ट्रायल, आप देख सकते हैं, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट हमारे साथ नहीं होना चाहिए, हमारा जो एग्जीक्यूशन वो डिले नहीं होना चाहिए, हमको बाहर घूमने जाने का भी अधिकार है। ठीक है, हमसे कोई जो है बॉन्डेड लेबर नहीं करा सकता है, कस्टोडियल हरासमेंट हमारा नहीं कोई कर सकता है, हमको जो इमरजेंसी मेडिकल एड मिलना चाहिए। ठीक है, हमारा जो है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइमली ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमको जो है स्टेट से बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब देश निकाला नहीं दे सकते हैं, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। उसके बाद देखिए हमारा जो फेयर ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट में हमारी जब पेशी हो तो वो भी
मतलब फेयर होनी चाहिए। तो देखिए इसमें काफ़ी ढेर सारे आर्टिकल हैं। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू हियरिंग, मतलब हमको जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू आरटीआई भी जो है इसी के अंदर है। आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक कि राइट टू रेपुटेशन भी है, राइट अगेंस्ट बार फिटर्स, राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। ये सभी राइट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरप्रिटेशन दिया तो उसी से निकले हैं, ठीक है। और भी राइट्स हैं, देखिए राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब हम कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। हमको सोने का भी अधिकार है, राइट टू स्लीप, राइट टू फ्रीडम, मतलब नॉइज पॉल्यूशन से भी हमको फ्रीडम मिले, मतलब, और राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारे घरों में बिजली आए, इसका भी हमको अधिकार है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल 21 था, इसका अगर हम सिर्फ ये बोलें खाली प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ही नहीं है, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस में तो काफ़ी नैरो इंटरप्रिटेशन दिया, लेकिन जब मेनका केस आया उसमें हमने क्या अपना लिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपना लिया, कि जो लॉ है वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और उसी से इतने ढेर सारे हमको राइट्स मिलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हम आगे जो बात करेंगे वो कौन सा है, राइट टू एजुकेशन। ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप काफ़ी अच्छे से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम जो आगे बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, ठीक है। अब देखिए ए आ गया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हमने कैसे ऐड किया है, अमेंडमेंट करके। तो इसमें ये लिखा है कि स्टेट जो है प्रोवाइड करेगा क्या, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, किसको, जो भी चिल्ड्रेन जिनका एज कितना है 6 साल से लेके 14 साल के बीच में, ठीक है। जिस तरीके से स्टेट चाहता है उस तरीके से स्टेट जो है 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। और हाँ एक और बात याद रखिएगा, ये जो प्रोविज़न है ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को ही फंडामेंटल राइट बनाता है, ना कि जो भी हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन उनको फंडामेंटल राइट नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ किसको बनाता है, एलिमेंट्री एजुकेशन को ही। आगे और मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो प्रोविज़न है इसको हमने ऐड किया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2002 में, ठीक है। उसमें जो है इस प्रोविज़न आर्टिकल 21A को हमने जो है ऐड किया, ठीक दोस्तों। और हाँ इसका एम क्या था कि जो एजुकेशन वो सभी के लिए एजुकेशन हो, ठीक है, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल। और यहीं से गवर्नमेंट सरकार ने गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्क्राइब दिस स्टेप एज द ड्रॉन ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन इन दिस चैप्टर ऑफ सिटीजन, मतलब एक तरीके से सिटीजन का जो राइट का जो अधिकार, जो राइट्स इसको मिले हुए हैं सिटीजन्स को, उसमें जो एक सेकेंड रिवॉल्यूशन आया। चलिए आगे बात करते हैं। इस अमेंडमेंट से पहले, बिफोर द अमेंडमेंट, तो देखिए होता क्या है कि हमारा जो आर्टिकल 45 था, किसका, पार्ट 4 मतलब डीपीएसपी का, उसमें क्या लिखा हो, तो उसमें लिखा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, उसमें ये प्रोविजन लिखा गया था। लेकिन जो डीपीएसपी होता है आपको पता होगा वो इन्फोर्सिबल, मतलब उसको जो है वो, तो हमने किया हमने जो एक डीपीएसपी को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। तो ये क्या है, एक तरीके से ये अब जब ये फंडामेंटल राइट हो जाएगा तो ये जो है इन्फोर्सिबल होगा, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, मतलब जस्टिसिएबल होगा, ठीक है। वहीं जो डीपीएसपी होता है वो इन्फोर्सिबल नहीं होता कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये जो है अब जब फंडामेंटल राइट जब बन गया 86 अमेंडमेंट के बाद, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया जस्टिसिएबल या फिर इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट। अच्छा एक और बात देखिए, ये जो अमेंडमेंट था इसने आर्टिकल 45 के प्रिंसिपल्स को भी चेंज कर दिया। और अब ये किस तरीके से पढ़ा जाने लगा, ये कि जो भी पीपुल है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट जो है उसका क्या है, उसको जो है प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि डीपीएसपी है 45 आर्टिकल, तो उसको उसने जो ये अमेंडमेंट ने 45 आर्टिकल को भी चेंज किया। अब उसमें ये लिखने जाने लगा कि उसको जो है जो 6 साल की उम्र के पहले जो भी चाइल्ड केयर है या जो भी एजुकेशन देना है चिल्ड्रेन को, अब वो जो है स्टेट को देना चाहिए, मतलब डीपीएसपी उसको ऐसे करना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट का। लेकिन पहले इसी डीपीएसपी में क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और बात मैं बताऊं, जो फंडामेंटल ड्यूटी एक ऐड की गई आर्टिकल 51A में, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि जो भी सिटीजन है ना उसको जो है अपने चाइल्ड को या फिर वार्ड, मतलब कि जिसको जैसे वो गोद ले जिसका वो गार्जियन हो, उसको जो है 6 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना उसका क्या है, उसका ड्यूटी है। अच्छा एक और बात आपको मैं बताऊं, यहाँ पे 1993 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन क्या बोला था,
आर्टिकल मतलब ये कहा कि जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, उसमें जो है जो हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी फंडामेंटल राइट आ जाएगा। जैसे कि अभी आप पीछे लेक्चर में देखे होंगे कि जो आर्टिकल 21 में काफ़ी ढेर सारे प्रोविजंस है, तो उन्हीं प्रोविजंस में 1993 में कोर्ट ने इसको ऐड करने की कोशिश की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें यह कहा गया था कि जो भी सिटीजन है या फिर जो भी चाइल्ड है, ठीक है, उसको जो है राइट टू फ्री एजुकेशन है। कब तक? जब तक कि उसकी उम्र कितनी नहीं हो जाती है, 14 साल की नहीं हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इस जजमेंट के हिसाब से क्या हुआ, जो भी एजुकेशन है ना 14 साल से पहले उम्र वाला, वो अब किसके ऊपर डिपेंड हो गया कि जो भी स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट कितना है। ठीक है, मतलब उसी के ऊपर निर्भर करेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास नहीं उतने पैसे हैं तो नहीं करा पाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं अब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो जजमेंट आया 1993 का, जो फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू लाइफ के अंदर जो इन्होंने रखा सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक्चुअली में इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1992 में, उसी को इन्होंने क्या किया, ओवर रूल किया। तो इसमें क्या था, उस 1992 में प्रोविजन ये आया था कि हमको जो है प्रोफेशनल एजुकेशन तक, इसमें 14 साल की उम्र की लिमिट लगा दी 1983 में, लेकिन 1992 में क्या था कि यहाँ तक प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग एजुकेशन जो हम लेंगे वो भी क्या होगा, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट होगा। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, लेकिन 1993 में इसने जो है इसको खाली प्राइमरी एजुकेशन तक ही सीमित रखा। अच्छा फ्रेंड्स, अब देखिए जो आर्टिकल 21A है, इसी के आधार पर पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया। वो क्या है, एक एक्ट पास किया, राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2009 में। तो देखिए इस एक्ट में क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि जो भी चाइल्ड है, ठीक है, उसको क्या है, उसका राइट है, उसका अधिकार है कि उसको फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। मतलब उसको जो है एजुकेशन मतलब फुल टाइम एजुकेशन मिले, वो भी क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस जाके स्कूल में बैठा दीजिए, पढ़े मत। ठीक है दोस्तों, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेजिस्लेशन आया, ये जो लॉ जो पार्लियामेंट ने जो बनाया, इससे आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे जो वैल्यूज है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भी इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये सभी जब मैं प्रेम्बर वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तो अच्छे से इन सभी वर्ड को मैंने डिस्कस किया। आप उसको देख के वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। तो देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी में कब आ सकती हैं, जब हमारे यहाँ सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात क्लियर। अच्छा हाँ, एक और बात अब याद रखिए, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये कहाँ तक की होती है, क्लास 8 तक की। ठीक है, क्लास 1 to 5 को हम बोलते हैं एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल, और जो 6 से 8 तक उसको क्या बोलते हैं, अपर प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आई हो। अगर ना पसंद आई तो शेयर मत करिएगा। अगर आपको ये पसंद आई हो, अगर इस वीडियो की वजह से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो फ्रेंड्स, तो आप इसको जो शेयर जरूर करिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी हेल्प हुई तो किसी और की भी हेल्प जरूर होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।